Hello everyone, welcome back to Kitchen Classes. This is Sayeda Khalid. I hope that you guys are doing well with your studies. तो धीरे धीरे हमने फ्री स्टडी जोन में स्टार्ट किया एंड हम एनिमल किंगडम तक पहुंच गए एंड एनिमल किंगडम पे आज हम फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप पीछे की सारी वीडियोस देख चुके हो। स्पेशली जब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो तो ये ज़रूरी है कि अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप पीछे की जो वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देख लो। क्योंकि होता क्या है, उन वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से कई सारे वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जिनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बेसिस और क्लासिफिकेशन बताया है। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, फाइलम्स के कैरेक्टर्स को लिख दे रहे हैं और उन कैरेक्टर्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, फाइलम्स की स्टडी करना ईजी हो जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना। फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो सेलियन फीचर्स हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, उनको देखना ही है। उससे इम्पोर्टेंट एक बात और है। याद करिए, जब मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था, मैंने आपको वहां बताया था कि जितनी भी नोन स्पीशीज हैं, ऐसा हो सकता है इनफैक्ट बहुत सारे स्पीशीज हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, जो अननोन है, नहीं पता, फ्यूचर में पता चलेगी। तो अभी तक जो भी नोन स्पीशीज हैं, उन नोन स्पीशीज में ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? एनिमल्स की थी। मैंने बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल किंगडम लार्जेस्ट किंगडम है, और एनिमल किंगडम जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टुवर्ड्स 70%। दे कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द टोटल स्पीशीज नोन ऑन दिस अर्थ। ठीक। एंड इस 70% ऑफ एनिमल में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का है। एंड फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का कितना कंट्रीब्यूशन है? 70%। एग्जैक्टली 70%, मतलब एग्जैक्टली इन सेंस कि नियरली 70%। तो यस, जो आपका एनिमल किंगडम है, मतलब ये पूरी स्पीशीज है 100%, उनमें 70% कौन हो गया? एनिमल हो गया। ठीक। अब क्या हुआ? एनिमल्स, आपके पूरे एनिमल्स हैं 100%, उन 100% एनिमल्स में कौन है? 70% ऑर्थ्रोपोडा है। तो ये लार्जेस्ट फाइलम, दिस फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो ये बहुत, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और अपनी डेली लाइफ में हम लोग बहुत ऑर्थ्रोपोडा को देखते हैं। जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जो इंसेक्टा है, जो इंसेक्ट्स है, वो क्या है? इसी से तो है। मच्छर इसी से है, मॉस्किटोज हो गया, कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, सिल्क वर्म हो गया, हनी बी हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब लेडी बर्ड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके चारों तरफ आपको आर्थ्रोपोडा दिखता है, उसके मेंबर्स, उसके जेंडर आपको दिखते हैं। काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब ये जो है काफी ज्यादा लार्ज है और काफी डेंसली कॉस्मो, हर जगह ये फैले हुए हैं। एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं ये, मतलब कि वाटर मीडियम में भी पाए जाएंगे और आपको लैंड पे भी पाए जाएंगे। तो अब आते हैं इनके फीचर्स पे। तो पहला है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, कई सारे ऑर्गन होंगे, और वो ऑर्गन आपस में इंटीग्रेट कर रहे होंगे और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इनका लेवल कैसा हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री पहले ही बता दिया था कि बॉडी को इक्वली दो हाफ में डिवाइड कर लिया जाएगा किसी एक प्लेन से जो सेंटर से पास करे, मतलब इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपकी बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी तो यही है, इस तरह से। इसमें ऐसे दो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, हेयर लाइक बोल सकते हो, थ्रेड लाइक बोल सकते हो, उसको एंटीना बोलते हैं। तो जब मैंने ये एक प्लेन खींचा तो वो प्लेन क्या किया, उसको एग्जैक्टली लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर देगा। तो बायलेटरल सिमेट्री हो गई। सेगमेंटेड होते हैं। पीछे फाइलम में, एनालिडा फाइलम में भी आपने पढ़ा था कि वो भी सेगमेंटेड होते हैं, ये भी सेगमेंटेड होते हैं। इनके सेगमेंट में उनके सेगमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एनालिडा का जो सेगमेंट था, उनकी इंटायर बॉडी में आप देख रहे थे रिंग प्रेजेंट थी, एनुलस प्रेजेंट था, रिंग प्रेजेंट था, इस तरह से आप बना रहे थे। इनके केस में ऐसा नहीं है। इनके केस में ये है, ऑर्थ्रोपोडा के केस में, कि इनकी बॉडी जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तीन सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो इनकी बॉडी कैसी हो गई? सेगमेंटेड। काइटिनोस एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन होता है। स्केलेटन क्या होता है? जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको एक स्पेसिफिक शेप चाहिए, तो एक फ्रेम चाहिए। एक फ्रेम रहेगा तभी तो वो उनकी बॉडी फिक्स शेप की रहेगी ना, क्योंकि मल्टी सेलुलर है वो। अच्छा, फ्रेम के लिए क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम चाहिए होता है। स्केलेटन सिस्टम इंटरनल मौजूद होता है, तो बॉडी को एक रिजिड शेप दे देता है। ठीक है। एक्सोस्केलेटन भी होता है और एंडोस्केलेटन भी होता है। बाहर सरफेस पे भी स्केलेटन हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। जैसे हम ह्यूमंस में ये नेल्स वगैरह जो है, ये क्या है? ये एक्सोस्केलेटन ही तो है, ये एक्सोस्केलेटन ही है हमारे नेल्स वगैरह।
तो वैसे ही हम अगर ऑर्थ्रोपोडा में जाते हैं तो उनके सरफेस पे भी एक स्केलेटन मौजूद होता है, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जो किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। CHITIN, काइटिन से बना होता है। तो ये क्योंकि काइटिन से बना होता है, बाहर सरफेस पे है, तो हम क्या बोलेंगे? काइटिनोस एक्सोस्केलेटन है। इसको आप क्लियरली ऐसे भी देख सकते हो कि जो कॉकरोचेस वगैरह आप देखते हो वो थोड़े शाइनी होते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म से अगर उनको कंपेयर करो तो वो ज्यादा शाइनी दिखते हैं। उनके अंदर वो शाइनेस क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस एक्सोस्केलेटन। इसीलिए कभी अगर किसी इंसेक्ट को एक्सीडेंटली आपसे वो आपके पैर के नीचे आ गए हो या हाथ से दब गया हो, तो एक अलग सा मतलब थोड़ा क्रैकिंग टाइप का साउंड रिलीज होता है। उनको अगर गलती से आप कभी दबा दो तो कुछ हल्का सा क्रैकिंग टाइप का साउंड रिलीज होता है। वो क्रैकिंग टाइप का साउंड या वो अजीब सा चरचर टाइप का साउंड, वो बिकॉज ऑफ दिस काइटिन ही रिलीज होता है। क्योंकि जब आप किसी हार्ड चीज को क्रश कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो साउंड तो रिलीज होगा ही ना। बॉडी 3 हिस्से में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड रीजन जैसे अभी नॉर्मली इतना तो आपको ही पता है, हेड रीजन है, वहाँ आईज वगैरह होनी चाहिए। इतने ज्यादा इनमें सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह नहीं मौजूद है, बट ओवरऑल इनकी बॉडी 3 हिस्से में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। देखो ये वाला जो फैक्टर था, फीचर था काइटिनोस, ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होना ये भी बहुत स्पेशल फीचर है। और ये स्पेशल फीचर की वजह से इनका नाम पड़ गया ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, ऑर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड, दिस वर्ड मीन्स। आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंटेड, एंड पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस। तो क्योंकि इनके अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, कुछ इस तरह से आप बनाते हो। ये सब बड़े फेमस एग्जांपल्स हैं, बड़े फेमस डायग्राम्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 11th में हो तो आप पहली बार देख रहे होगे, आप 8th में थे तब भी बनाए होगे। आप ऐसे कभी ड्राइंग करने बैठे रहोगे, आपने कॉकरोच बनाया होगा, ग्रास हॉपर बनाया होगा, तो आपने उनके लेग्स को किसी तरह से बनाए होंगे। तो देखो इनमें क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि इनमें सेगमेंट्स मौजूद हैं, जॉइंट्स मौजूद हैं। क्योंकि जॉइंटेड रहते हैं तो नाम पड़ गया इनका ऑर्थ्रोपोडा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट थिंग, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि ये कहते हैं एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, तो इनको दोनों मीडियम के लिए अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर एक्वाटिक दे हैव गिल्स, बुक गिल्स, एंड टेरेस्ट्रियल के लिए उनके पास होता है बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। गिल्स तो आपको पता ही है, जनरल आपको नॉलेज है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जनरली वो गिल्स प्रेफर करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। बुक गिल्स और गिल्स में डिफरेंस क्या है? जो ये बुक गिल्स होती है वो फ्लैप लाइक होती है, जैसे इस तरह से है, एंड वो इस तरह से खुलती बंद होती है, बुक की तरह, बुक ऐसी होती है, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया बुक गिल्स। एंड ये है आपके बुक लंग्स। ट्रैकियल सिस्टम बड़े ही फेमस है। आई डोंट थिंक कि आपने शायद पहली बार सुना हो। अगर आप थोड़ा सा आप पहले पढ़े होगे 11th से पहले 8th वगैरह में, तो भी आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, ट्रैकियल सिस्टम अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। ट्रैकियल सिस्टम में क्या रहता है कि अगर जैसे आप किसी इंसेक्ट की बॉडी बनाओ, ग्रास होपर वगैरह की, तो उसमें क्या रहता है, यहाँ छोटे छोटे आपको माइन्यूट पोर्स दिखाने होते हैं जब आप ट्रैकियल सिस्टम का डायग्राम बनाते रहोगे। इनफैक्ट रुक जाओ, मैं थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ ऐसे। आप ऐसे से क्या करते होगे, उनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स बना देते होगे। और ये जो पोर्स होते हैं इनको बोलते थे हम लोग क्या, स्पेरिकल्स। ठीक, ये पोर्स क्या होते हैं? स्पेरिकल। यही वो पोर्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। ये जो स्पेरिकल्स होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं। अब इंसेक्ट है तो इंसेक्ट का वेंट्रल पार्ट भी होगा, डोर्सल पार्ट भी होगा, ठीक है। तो वेंट्रल पार्ट के आगे एक कैविटी मौजूद रहेगी और डोर्सल की तरफ दूसरी कैविटी मौजूद रहेगी, तो उसको ट्रैकियल चैम्बर या ट्रैकिया कैविटी बोलते हैं। तो ये स्पाइरिकल्स अंदर की तरफ जाके ट्रैकियल चेम्बर से या ट्रैकियल कैविटी से कंबाइन करते हैं। तो आगे भी रहती है वेंट्रल और पीछे रहती है डोर्सल। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो नाम पड़ गया इनका ट्रैकियल सिस्टम। ठीक। सर्कुलेटरी कैसा है? ओपन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज होता है। क्लोज में वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उनके थ्रू ब्लड हार्ट से निकल के या जो भी ऑर्गन में जो ब्लड पंप करेगा, हार्ट लाइक ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करेगा। तो उन वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज के थ्रू वो ब्लड कहाँ पहुंचेगा? दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। एंड ओपन में क्या होता है, बस डायरेक्टली ब्लड ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनके सेंसरी ऑर्गन्स की बात की जाए तो इनमें एंटीना, आइज, स्टैटोसिस्ट होता है। एंटीना बटरफ्लाई में बनाया मैंने अभी। कॉकरोच आप देखते हो रहता है आगे वो दो, ग्रास होपर देखते हो आगे दो ऐसे रहते हैं
पतले पतले एकदम पॉइंट मतलब शार्प टाइप के रहते हैं, निडल जैसे एकदम रहते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एंटीना। ये जो रहते हैं निडल जैसे, इनको ही एंटीना बोला जाता है। ये सेंसरी ऑर्गन है। ये एंटीना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, आईज है, विजन के लिए इनके पास आईज है, हियरिंग वगैरह के लिए, सिग्नल्स वगैरह के लिए एंटीना है। स्टैटोसिस्ट किस लिए होता है? स्टैटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन बोल सकते हो आप। स्टैटोसिस के थ्रू ये जो इंसेक्ट्स हैं या जो फाइलम ऑर्थोपोडा है, उनके जेनरा या उनके इंडिविजुअल्स अपने आप को बैलेंस करा के रखते हैं। जैसे ह्यूमंस में जब अभी आप आगे पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आपको पता चलेगा कि ईयर बैलेंसिंग में हेल्प करता है, वैसे इनमें स्टैटोसिस बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। इनमें एक्सक्रीशन के लिए मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती है। सॉरी, अभी देखो हम लोग जब पीछे पीछे आ रहे थे हम लोग, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि नेफ्रीडिया था एनलिडा में, फ्लेम्स था उससे पहले। तो जैसे जैसे हम फाइलम्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर या ऑर्गन आता जा रहा है। तो इनके लिए कौन सा ऑर्गन है? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल है। ये सब बड़े स्पेशल जो फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर इन द सेंस कि जो यूनिक है फॉर दिस फाइलम, उसको मैं स्टार कर दे रही हूँ ताकि आप गलती से भी इन फीचर्स को कभी भूलो मत। डैशेस होते हैं, डैशेस मतलब पहले ही मैंने बताया यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स कि सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, विच मीन्स कि फीमेल के अंदर मेल के गैमेट इंटर करेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब एग लेइंग होते हैं। एग का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एग बॉडी से बाहर आ जाता है। उसके ऊपर शेल्स मौजूद होती हैं, कैल्सीरियस शेल मौजूद रहती हैं ताकि थोड़ा हार्ड रहे, बाहर के एनवायरनमेंट से सेफ रहे। तो एग लेइंग होते हैं। और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। कुछ ऐसे जनरा है जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनमें इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जब जाइगोट बने और जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाए। और इनडायरेक्ट क्या होता था? जाइगोट बने लेकिन पहले कुछ लार्वल स्टेजेस आ जाए, तब एम्ब्रियो बने और ऑर्गेनिज्म बने। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते थे? इनडायरेक्ट। ये तो हो गया इनके जनरल फीचर्स। और इन जनरल फीचर्स में जो वेरी स्पेशल फीचर्स, उनको मैंने स्टार भी कर दिया है। ठीक, लेकिन यहाँ कुछ एक आध एग्जाम्पल है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से देखना है। उससे पहले एक छोटा मोटा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये सब तो कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना नहीं है। बेसिकली यहाँ हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है ऑर्थोपोडा की, वो देखने जा रहे हैं। कुछ ऐसे जनरा हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। हनी बी, हनी बी को एपिस बोलते हैं। एपिस जनर से बिलोंग करती है। तो ये किस लिए यूज होती है? हनी के लिए यूज होती है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हुआ। उसी तरह से जो सिल्क वर्म्स होते हैं जिनसे हमको सिल्क मिलता है, तो वो भी तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हुए ना, सिल्क वर्म्स। इनको साइंटिफिकली बॉम्बिक्स, मतलब इनका जनरा बॉम्बिक्स है। ठीक है, तो हनी भी हुआ, सिल्क वर्म हुआ, ये सब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जनरा है ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। उसी तरह से मॉस्किटो वगैरह आप देखते हो, कॉकरोच वगैरह है, ये सब क्या है? इसी फाइलम के, ये सब डिजीज कॉजिंग है। एडीज है, एनोफिलीज है। एडीज क्या है? मॉस्किटो का ही एक जनरा है। एनोफिलीज है। एनोफिलीज एडीज बड़े कॉमन है, अक्सर को पेपर में निकलते रहते हैं। एडीज की वजह से क्या होता है? डेंगू कॉज होता है, एंड इसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। इनफैक्ट एडीज और एनोफिलीज खुद ऐसा कुछ नहीं करते कि उनके वजह से मलेरिया या डेंगू कॉज हो जाए। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के स्पोर्स वगैरह को अपने अंदर लेकर आते हैं, इनसाइड द बॉडी लेकर आते हैं। और ह्यूमन को आके जब वो काटते हैं, जब वो बाइट करते, इंजेक्ट करते हैं, तब वो स्पोर्स जो उनकी बॉडी के अंदर है, ब्लड में इंजेक्ट कर देता है। एंड वो स्पोर्स जब हमारे ब्लड के अंदर इंटर करता है, तो वो डेवलप करता है, एंड उसकी वजह से हमें डिजीज होती है, जैसे मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ। तो ये सारी डिजीज हो जाती हैं। तो हम इनको डिजीज कॉजिंग तो ये है, लेकिन एग्जैक्टली जो वर्ड यूज होता है बुक्स में, वो यूज होता है वेक्टर्स। वेक्टर्स समझ में आया? वेक्टर्स मतलब ये होता है कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्टेड स्पोर्स को या स्पोर्स को या उनकी लाइफ स्टेज के किसी भी एक लाइफ पार्ट को लेकर, अपने अंदर लेकर होस्ट में, जैसे अब यहाँ मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन हम होस्ट हुए, हमारे अंदर लाके ट्रांसफर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर। इसमें एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, और ये फेमस एग्जाम्पल मतलब इतना फेमस है कि नीट वगैरह में भी खूब आता है। ल्यूमिलस। ल्यूमिलस क्या है? ये किंग क्रैब जिसे बोलते हैं, ये आपका है लिविंग फॉसिल। अब ये लिविंग फॉसिल क्या होता है? फॉसिल आप जानते हो, फॉसिल क्या होता है? जो भी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके वो मर गए, उनके जो डेड रिमेन्स बचे हुए हैं,
के इम्प्रिंट्स बचे हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर बचा है, वो उसको हम फॉसिल बोलते हैं। ये जो ल्यूमिनस है, ये बहुत अपने मतलब जो फॉसिल्स हमें मिले हैं आर्थ्रोपोडा में, जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उन फॉसिल से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, मतलब इतना ज्यादा रिजेंबल करता है कि इसको भी फॉसिल्स होना चाहिए था। ये सारे स्ट्रक्चर्स लगभग लगभग सेम है, बट ये फॉसिल नहीं है, जो लिविंग है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को जो कि फॉसिल्स से रिजेंबल करते हैं उनको हम बोल देते हैं लिविंग फॉसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोलॉजिकल, ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब इवोल्यूशन की स्टडी की जाती है तो वहाँ फॉसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये वहाँ पास लिविंग फॉसिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ल्यूमिनस भी बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। और एक चीज आप याद रखिएगा, आप 11th में हो, आपकी लाइफ अब स्टार्ट हुई है, इनफैक्ट देखा जाए तो अब आपको धीरे धीरे बहुत कुछ पढ़ना है और आगे आपको बहुत कुछ करना है, ठीक। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे हो, आपको फौरन से ही चीजों को अच्छे से समझना है एंड कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को लर्न करो। ये बहुत सच बात है, इट्स वेरी ट्रू। आपने बायो अगर लिया है तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से लर्न करनी होगी। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको बस मतलब यू हैव टू मग अप, आपको रटना ही है। एंड यस, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको समझना है। तो ये जो हम लोग सेक्शन कर रहे हैं 11th में, जैसे ये एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम आपने पढ़ा था, उससे पहले आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, या भी आप एनाटॉमी पढ़ोगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, तो ये सारे चैप्टर्स एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वहाँ आपको बहुत सारी चीजें हैं जो लर्न करनी ही पड़ती है। लॉजिक आप लगाते हो थोड़ा सा, लॉजिक के बेसिस पे ही तो हम लोग लिख ले रहे हैं क्लासिफिकेशन करके, लेकिन एट द एंड आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है। तो ये आप इससे घबराओ मत, और ये मत सोचो कि अच्छा चलो बाद में लर्न कर लेंगे, नहीं, चीजें अभी ही करनी है, क्योंकि वो बाद कभी नहीं आता है। तो आप अभी हमारे साथ स्टार्ट करो और अभी करना चालू कर दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका 11th भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड सेम टाइम पे जब आप चीजें अच्छे से याद करके रखे रहोगे, तो आफ्टर 12 जब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, आपको नीट हो सकता है देना हो, अगर आप नहीं भी दोगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, बीएससी करोगे, बैचलर्स करोगे, तो आपको वहां भी तो लगेगी ना जरूरत। तो क्या वहां फिर से पढ़ोगे, वहां आपको रिवीजन करना चाहिए ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तो मैं फिर नेक्स्ट फाइल स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, इसके तो जैसे आर्थ्रोपोडा के थे, उनके जो एग्जाम्पल्स थे वो बड़े फेमस थे, मतलब जिनको आप बहुत बार देख चुके हो। वैसे इनके भी ऑर्गेनिजम्स को आप बहुत बार देख चुके हो। जो सांड वगैरह आती है, जब बालू जिसे बोलते हैं, तो उसमें आप देखते हो शेल्स वगैरह दिखते हैं। तो वो जो शेल्स इस तरह के शेप के दिखते हैं, ऐसे कुछ रहते हैं। ये जो शेल्स हैं, ये ही तो आपके मोलस्का ही से तो है ये, क्योंकि मोलस्का में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी पे भी शेल मौजूद होता है, जो कि कैल्शियस होता है, कैल्शियम से बना हुआ होता है। तो मोलस्का भी बहुत फैमिलियर है, आप उससे भी आपने अपने डेली लाइफ में इनको कहीं ना कहीं देखा ही होगा। स्नेल वगैरह जो होते हैं, ये जो स्नेल रहता है, ये आपका ये भी क्या है, मोलस्का का ही एग्जाम्पल है। तो ये सब भी बड़े कॉमन है, मतलब मोलस्का को भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है लोगों ने। और मोलस्का भी आपका इसके भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि ये सेकेंड लार्जेस्ट है। मोलस्का आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक। अब अगर आपने कभी भी किसी भी मोलस्का को देखा, जैसे मैंने यहाँ स्नेल बनाया था, या वो जो शंख जैसा स्ट्रक्चर रहता है वो बनाया था, तो अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया है, तो यहाँ जब हम लोग अभी बॉडी का शेप, ऐसा तो नहीं अंदर की चीजें तो आपको नहीं दिखी होगी, जाहिर सी बात है, जब हम लोग बॉडी का शेप पढ़ेंगे तो आपको वो पढ़ने में काफी आसानी होगी। तो अगर इनका हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, बायलिटरल है, जैसा कि हमने ऑस्ट्रोपोडा पढ़ा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलामेट होते हैं, ठीक, ये तो कॉमन चीज थी, पहले से हमें पता है, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देख लिया था हम लोगों ने। अब आते हैं बॉडी पर। इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, ठीक, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है इनमें, लेकिन अलग सा एक हिस्सा रहता है हेड का, और एक पार्ट रहता है मस्कुलर फूट का, और एक होती है विसरल हम। इनकी बॉडी में तीन रीजन पाए जाते हैं, हेड रीजन, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम। और लेकिन इन तीनों में कोई डिस्टिंक्ट डिवीजन नहीं रहता है कि ये अलग से हेड है, ये अलग से इनका मस्कुलर फूट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब क्लियरली विजिबल है कि ये हेड पोर्शन है मस्कुलर, बट उनमें डिवीजन सेगमेंटेशन आपको मैंने बताया था ना,
कि जब ऐसा सेगमेंट हो जो आपकी बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड कर रहा होता था, तो हम उसे बोलते थे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन पार्ट में वाला था ना, तो इनकी बॉडी उस तरह से नहीं है डिवाइडेड, और इनकी बॉडी पे कवरिंग रहती है हमेशा एक हार्ड कैल्शियस शेल की। इनकी बॉडी पे कैल्शियस सेल की क्या रहती है, कवरिंग रहती है, एंड यही वो शेल्स हैं जिन्हें हम लोग रेत वगैरह में अक्सर देखते हैं। मेंटल प्रेजेंट होता है इनके हम्प। ठीक है, मेंटल क्या होता है, एक्चुअल में इनका जो विसरल हम्प होता है, इस विसरल हम्प के ऊपर मान लो ये हम्प है, इस तरह से मान लो ये हम्प है, इस हम्प के ऊपर एक स्पॉन्जी सॉफ्ट स्किन की फोल्ड आ जाती है। क्या जाती है, स्पॉन्जी सॉफ्ट स्किन की फोल्ड। ये मेंटल क्या है, स्किन फोल्ड है या स्किन लेयर है। ठीक, तो स्पॉन्जी रहती है, सॉफ्ट रहती है, स्किन की लेयर है, किसके ऊपर आती है, विसरल हम्प के ऊपर आती है। जब ये लेयर आ जाती है तो इस विसरल हम्प, दिस इज योर हम्प, ये हम्प और ये जो आपकी मेंटल लेयर बनी हुई है, इस दोनों के बीच में आ जाती है एक कैविटी। इस कैविटी को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। एंड इस मेंटल कैविटी में फिदर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं गिल्स। फेदर लाइक गिल्स मौजूद होते हैं। समझ में आ रहा है, बॉडी कैसे डिवाइडेड होगी, हेड में मस्कुलर फुट और हम्प में। बॉडी के ऊपर एक कवरिंग थी किसकी, कैल्शियस शेल की थी, जिसको आप देखते हो रेत वगैरह में, वही है बॉडी कवरिंग, वो कैल्शियम वो शेल है जो निकल गया था बॉडी से। ठीक, ये हो गया। विसरल हम्प का जो रीजन था, उस रीजन पे एक स्किन की लेयर आ गई, उसे हम मेंटल बोलते हैं, और इन दोनों में जो कैविटी है उसे मेंटल कैविटी बोलते हैं, और इस कैविटी में मौजूद होती है आपकी गिल्स, एंड इन गिल्स के थ्रू ही उनका रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन होता है। ठीक, तो ये वाला फीचर जो है बॉडी का डिवीजन इनटू विसरल हम्प, हेड एंड मस्कुलर फूड, मेंटल का प्रेजेंट होना, एंड फेदर लाइक गिल्स होना जिनके थ्रू उनका एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन हो सके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, यूनिक फीचर है फॉर द फाइलम मोलस्का। इनमें सेंसरी टेंटेकल्स वगैरह मौजूद होते हैं। ऑक्टोपस आप देखे हो, ऑक्टोपस एंटीरियर हेड रीजन वगैरह जो उनका रहता है, उससे टेंटेकल्स वगैरह इस तरह से देखने को मिलते रहते हैं। ठीक, रेडुला मौजूद होता है। ये रेडुला क्या होता है, आप रेडुला को कंपेयर कर सकते हो टंग से। टंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन टंग एग्जैक्टली टंग जैसा नहीं है। होता क्या है कि जैसे ये टंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर टूथ, मतलब बहुत छोटे छोटे महीन माइन्यूटली माइन्यूट साइज के टीथ प्रेजेंट होते हैं, टूथ प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो रेडुला होता है माउथ में प्रेजेंट होता है इनके, तो ये रेडुला क्या करता है, जब फूड आता है तो उस फूड को चबाता है, टुकड़ों में तोड़ता है। थोड़ा सा जैसे हम लोग हैं, खाना आता है, पहले हम उसे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर टंग एंड टीथ हम उसे अच्छे से च्यू करते हैं, फिर इसोफेगस में डालते हैं। सेम केस मोलस्का में भी होता है। अब उनमें सेपरेट टूथ लेयर और टंग नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रक्चर है रेडुला, जिसके ऊपर ये मतलब इस तरह से मस्कुलर फोल्ड है, और उसमें फाइन फाइन टीथ लाइन मौजूद होती है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, फूड्स को काटते हैं, चबाते हैं, और फिर उसको इसोफेगस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, डायशस होते हैं, डायशस मतलब यूनिसेक्सुअल है, सेक्स सेपरेट है। ओविपेरस है, ओविपेरस मतलब एग ले करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, विच मींस लार्वल स्टेजेस होती हैं। बहुत सारे इसके भी एग्जांपल्स हैं, जिसमें मैंने कुछ लिखे हैं, पाइला, सेपिया, ऑक्टोपस, स्नेल वगैरह जो होता है, सब इसी में आता है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और आपका फाइलम मोलस्का भी हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट फाइलम पे मूव करेंगे। तो नाउ हम अपने फाइलम इकाइनोडर्मेटा पे मूव करते हैं। इकाइनोडर्मेटा का अगर इनका बेसिक वो देखा जाए फीचर्स, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मेरीन होते हैं, याद रखिएगा ये टेरेस्ट्रियल नहीं है, ये मेरीन है। इन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलामेट होते हैं। लेकिन इनमें अगर हम सिमेट्री की बात करें, तो इनका सिमेट्री का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। इनमें दो स्टेज होगी, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने का मतलब ये है कि इनमें एक लार्वल स्टेज होंगी और एडल्ट स्टेज होगी। तो इनका जो लार्वा है उसकी सिमेट्री अलग है, बायलेटरल सिमेट्री है, और एडल्ट जो है उसकी सिमेट्री अलग है, वो होती है रेडियल सिमेट्री। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है, कि इनमें माउथ भी होगा और इनमें एनस पार्ट भी होगा। रियली सॉरी फॉर दैट। माउथ पार्ट जो होता है, ये होता है ऑन वेंट्रल साइड,
एंड एनल पार्ट होता है डोर्सल साइड पे। ओके, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था। इनमें होता है एक बहुत यूनिक फीचर, वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्या होता है ये सिस्टम? एक्चुअल में इनका एक एग्जांपल होता है स्टारफिश। इनमें होती है नीचे ट्यूब फीड्स। ये स्टार फिश है कुछ इस तरह से। इनके ऊपर आपको छोटे छोटे से स्पाइनल स्ट्रक्चर दिखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो इकाइनोडर्मिटा होते हैं वो स्पाइनस होते हैं, उनकी स्पाइनीड बॉडी होती है। तो इनके जो ये जो है अपेंडेजेस जो है, इसके नीचे प्रेजेंट रहती है ट्यूब फीट। ट्यूब फीट मौजूद रहती है। ये जो ट्यूब फीट रहते हैं ये अंदर की तरफ अगर इनका सेक्शन काटा जाए तो कुछ इस तरह से रहता है। ये ट्यूब फीट रहती हैं और अंदर रहती है एक कैनाल। तो बाहर जो मैरीन रीजन में ये रह रहे हैं, जहाँ ये रह रहे हैं, तो वाटर जो होता है इसके थ्रू अंदर जाके इंटर करता है। ठीक, तो इनका कुछ इस तरह से वाटर वस्कुलर सिस्टम रहता है। एंड ये वाटर वस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के थ्रू उनका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन वगैरह हो पाता है। ये इस एक सिस्टम की मदद से इनके ये सारे प्रोसेसेस चल पाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें अलग से एब्सेंट होता है। डाइशियस होते हैं विच मीन्स कि जेंडर सेपरेट है। इनमें जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है विच मीन्स कि इनसाइड द बॉडी वाला है। और वो किससे बना होता है? कैल्सिफरस ओसिकल से बना होता है। और इनकी बॉडी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उस पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लिखे रहते हैं, स्पाइनस रहते हैं। इसीलिए इनका नाम पड़ा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब यही होता है कि स्पाइनी बॉडी हो, एंडोस्केलेटन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल होने का मतलब फीमेल एग बाहर आएगी बॉडी से, मेल एग बाहर आएगा, मेल गैमीट बाहर आएगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बना लेंगे। क्योंकि इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तो जाइगोट से क्या बनेगा? लार्वल स्टेज। एंड देन आपका एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, एस्टेरियास कुछ और नहीं बल्कि आपका वही स्टारफिश है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें से दो कॉमन क्या है, एस्टेरियास एंड इकाइनस मैंने लिखे हुए हैं। तो ये हो गया आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज ऑफ माय हिकअप्स। तो बस अब आपको क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये भी लेक्चर। थैंक यू।